हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट का चैप्टर नंबर 5, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 13 से 22 तक। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 4 तक कवर कर लिया है, और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको वहाँ पर सारी वीडियो इजीली अवेलेबल है। तो इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5। और आज हमारी सिर्फ एक क्लास होगी, क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब है। और आज इसके बाद जूनियर जस्टिस की कोई क्लास नहीं होगी। तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 5, सेक्शन नंबर 13 से सेक्शन नंबर 22 तक। अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 4 5 की, तो क्या बात करता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्रिब्यूनल्स, प्रोसीजर फॉर रिवीजन ऑफ रेंट, प्रोसीजर फॉर रिवीजन ऑफ एविक्शन, अपील एंड एग्जीक्यूशन। इसकी बात करेगा क्या? चैप्टर नंबर 5 किसके बारे में? ट्रिब्यूनल की स्थापना कैसे होगी, रिवीजन का क्या प्रोसीजर होगा, एविक्शन का क्या प्रोसीजर होगा, अपील का क्या प्रोसीजर होगा, एग्जीक्यूशन का क्या प्रोसीजर होगा। अब आप बोलेंगे कि सर हमने रिवीजन ऑफ रेंट के बारे में तो ऊपर पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 के अंदर। हाँ पढ़ा था, तो ये उसी का एक्सटेंशन है। आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 में और इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 13। सबसे पहले बात आती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल, सेक्शन 13। देख लेते हैं क्या कहता है। द स्टेट गवर्नमेंट शैल constitute such number of rent tribunal and at such place as may be deemed necessary by it by notification in official gazette। अब यहाँ पर सबसे पहली बात यह आएगी कि इसकी स्थापना कौन करेगी? कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। जिस भी राज्य में वो है उसकी राज्य सरकार करेगी। ये कोई पहली चीज। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि रेंट ट्रिब्यूनल कितने हो सकते हैं? तो एन नंबर्स ऑफ हो सकते हैं, जो भी राज्य सरकार उचित समझे। कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं बता रखा, क्योंकि लिखा हुआ है सच नंबर। मतलब अगर राज्य सरकार चाहे तो 2 कर सकती है, 5 कर सकती है, 10 कर सकती है, जो भी उसको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सही लगे। कहाँ कर सकती है? जहां पर भी राज्य सरकार को उचित लगे। एट सच प्लेस मे बी डीम टू बी नेसेसरी बाय इट। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है। और इन सब की जानकारी कहाँ दी जाएगी? नोटिफिकेशन में दी जाएगी। सरकार अपने ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन जारी करेगी, उसके अंदर मेंशन करेगी कि इस जगह पर ये रेंट ट्रिब्यूनल है, ऐसे ऐसे इतने हमने रेंट ट्रिब्यूनल स्थापित किए हैं, वगैरह वगैरह, जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो सब। तो हमारा क्लॉज 1 यहाँ पे खत्म हो गया है, जिसमें हमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि राज्य सरकार स्थापित करेंगी। और कहाँ करेगी? कितने करेगी? जो उसको उचित लगे। कोई नंबर फिक्स नहीं कर रखा। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब आते हैं बात क्लॉज 2 के अंदर। अब आते हैं हम क्लॉज 2 के अंदर। वेयर टू और मोर रेंट ट्रिब्यूनल्स आर कंस्टिट्यूटेड फॉर एनी एरिया। अब मान लो एक एरिया में, सपोज कर लो एक हमारे डिस्ट्रिक्ट है जयपुर, और वहां पे एक तहसील पड़ती है सांबर। ठीक है। अब सांबर में 2 रेंट टेबल्स बन गई। अब उसके अंदर कार्य किस तरीके से किया जाएगा, कौन कौन सा कार्य कौन कौन सी ट्रिब्यूनल करेगी, उसका भी जो निस्तारण है, उसका भी जो फरमान है, उसका भी जो ऑर्डर है, कौन पास करेगी? राज्य सरकार पास करेगी। कैसे करेगी? अपने जनरल ऑर्डर से या अपने कोई स्पेशल ऑर्डर से, जिसके अंदर क्या लिखा होगा कि सांबर जिले में स्थित ये वाली रेंट ट्रिब्यूनल इस मैटर को देखेगी, सांबर जिले में स्थित ये वाली रेंट ट्रिब्यूनल इस मैटर को देखेगी। उन मैटर का स्पेसिफिकेशन कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी।
कैसे करेगी? जनरल ऑर्डर से या स्पेशल ऑर्डर से। ठीक है, उसमें क्या लिखा होगा कि कौन सी वाली ट्रिब्यूनल कौन से कामों को देखेगी। यहां तक की बात क्लियर है? ये हमने क्लॉज 2 पढ़ लिया है। क्लॉज 3, अब बात करेंगे रेंट ट्रिब्यूनल में आदमी कितने होंगे। तो रेंट ट्रिब्यूनल में मात्र एक आदमी होगा। रेंट ट्रिब्यूनल शैल कंसिस्ट ऑफ ओनली वन पर्सन, हियर इन आफ्टर रेफर्ड टू एज प्रिसाइडिंग ऑफिसर। रेंट ट्रिब्यूनल में जो पर्सन होगा उसको हम किस नाम से जानेंगे? प्रिसाइडिंग ऑफिसर के नाम से जानेंगे। और वो कौन अपॉइंट करेगा? वो हाई कोर्ट अपॉइंट करेगी। रेंट ट्रिब्यूनल का प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन अपॉइंट करेगी? हाई कोर्ट करेगी। और रेंट ट्रिब्यूनल में पर्सन जो होगा वो कितने पर्सन होंगे? सिर्फ एक होगा। और वो कौन होगा वो हम क्लॉज 4 में देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि कौन सा पर्सन रेंट ट्रिब्यूनल के लिए एलिजिबल नहीं है, देख लेते हैं। नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू अपॉइंटेड एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर। किस आदमी को हम नियुक्त नहीं कर सकते प्रिसाइडिंग ऑफिसर के तौर पे रेंट ट्रिब्यूनल के ऑफ द रेंट ट्रिब्यूनल, अनलेस, जब तक कि ही इज अ मेंबर ऑफ राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज, RJS होना चाहिए। और उसके रैंक कम से कम क्या होनी चाहिए? नॉट बिलो द रैंक ऑफ सिविल जज सीनियर डिवीजन। मतलब अगर आप राजस्थान जुडिशियल सर्विस के अंदर कार्यरत हैं प्लस आप क्या हैं? सिविल जज सीनियर डिवीजन रैंक पर है, तभी आपको नियुक्त किया जाएगा हाईकोर्ट के द्वारा। किसके तौर पे? प्रिसाइडिंग ऑफिसर के तौर पे। तो यहां पर एलिजिबिलिटी क्या दिखा दी गई है? राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज के अंदर अपॉइंटेड होना चाहिए और क्या पोस्ट होनी चाहिए? कम से कम सिविल जज सीनियर डिवीजन। यहां तक की बात क्लियर है? अब हम देखते हैं क्लॉज 5। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 3। किसकी बात की थी? पर्सन की बात की थी। कौन सा? रेंट ट्रिब्यूनल के अंदर। द हाई कोर्ट में ऑथराइज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ वन रेंट ट्रिब्यूनल टू डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द अनदर। अगर मान लो किसी रेंट ट्रिब्यूनल में कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर प्रेजेंट नहीं है या किसी कारण से नहीं आ पाया है या वहां पर उसकी नियुक्ति नहीं हुई है, तो हाईकोर्ट यदि चाहे तो अपने ऑर्डर के थ्रू एक रेंट ट्रिब्यूनल के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को किसी दूसरे रेंट ट्रिब्यूनल के प्रिसाइडिंग ऑफिसर के तौर भी नियुक्त कर सकती है। यह पावर किसको दी गई है? हाई कोर्ट को दी गई है। यहां तक की बात क्लियर है? आगे देख लेते हैं सेक्शन नंबर 14। अभी हमने रिवीजन ऑफ रेंट की बात की थी चैप्टर नंबर 2 के अंदर, जिसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया था? सेक्शन 6 और सेक्शन 7। अगर आपने वीडियो देखी तो आपको याद होगा, और अगर नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में देख के देख सकते हैं। अब हमने जब रिवीजन ऑफ रेंट की बात की थी तो उसका प्रोसीजर क्या है? उसका प्रोसीजर है सेक्शन 14 के अंदर, प्रोसीजर फॉर रिवीजन ऑफ रेंट, जो कहां दे रखे थे? सेक्शन 6 और 7 में। यहां तक की बात क्लियर है? द लैंडलॉर्ड में सीक रिवीजन ऑफ रेंट अंडर सेक्शन 6 और 7 by submitting its petition before rent tribunal accompanied by affidavit and documents। मतलब अगर कोई भी मकान मालिक ये चाहता है कि उसका रेंट रिवाइज हो, किसके अंतर्गत? सेक्शन 6 और सेक्शन 7 के अंतर्गत, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको पेटिशन फाइल करनी पड़ेगी। किसके समक्ष? रेंट ट्रिब्यूनल के समक्ष। यहां तक की बात समझ में आती है? जिसके अंदर वो क्या लगाएगा? एफिडेविट लगाएगा, अपनी सत्यता का प्रमाण देगा और डॉक्यूमेंट्स लगाएगा। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं वो मैंने आपको बता दिए थे पहले भी, उसके ऊपर हम अभी नहीं जाएंगे। पेटिशन फाइल कर दी, एफिडेविट लगा दिया, डॉक्यूमेंट लगा दी। अब जब वो पेटिशन फाइल करेगा, क्लॉज 2 में बात कर रहा हूं मैं, ऑन फाइलिंग सच पेटिशन द रेंट ट्रिब्यूनल शैल इशू अ नोटिस accompanied by copies of petition, copies of affidavit and documents to the opposite party fixing a date of hearing not later than 30 days from the date of issue of notice। मतलब एक मिनट। मान लो किसी लैंडलॉर्ड ने पेटिशन फाइल कर दी रेंट ट्रिब्यूनल के समक्ष में। अब जब वो रेंट ट्रिब्यूनल के समक्ष में पेटिशन फाइल कर दी, तो अब रेंट ट्रिब्यूनल क्या करेगी? नोटिस इशू करेगी। किसको? टेनेंट को या अपोजिट पार्टी को। कर दिया नोटिस इशू। उसके साथ साथ क्या भेजेगी? जो भी पेटिशन है उसकी कॉपी भेजेगी।
जो भी एफिडेविट है वो भेजेगी और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो भेजेगी। बहुत अच्छी बात है। और उस नोटिस जब भेजा जाएगा उस दिन से, जिस दिन नोटिस इशू किया जाएगा उस दिन से 30 दिन के अंदर अंदर फर्स्ट डे ऑफ हियरिंग करवा दी जाएगी। मतलब अगर 1 अगस्त 2021 को नोटिस इशू हुआ है तो 30 दिन सपोज कर लो 30 अगस्त 2021 बनते हैं, तो इतने दिनों के अंदर अंदर फर्स्ट डे ऑफ हियरिंग करवा दी जाए। यहां तक की बात क्लियर है? तो हमें ये बात रखना है फ्रॉम द 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिस, ये बात आपको ध्यान रखनी है। द अपोजिट पार्टी में फाइल अ रिप्लाई, अपोजिट पार्टी यदि चाहे तो रिप्लाई फाइल कर सकती है, एफिडेविट लगा सकती है, डॉक्यूमेंट लगा सकती है। जब कब लगाएगी? आफ्टर सर्विंग अ कॉपीज ऑफ द सेम फ्रॉम द पेटिशनर। अब जब तक उसके पास कॉपी नहीं पहुंचेगी तब तक किराएदार को सपना थोड़ी आएगा। जब तक उसके पास पेटिशन की कॉपी नहीं पहुंचेगी और एफिडेविट नहीं पहुंचेगा, नोटिस नहीं पहुंचेगा, तब तक अपोजिट पार्टी को सपना तो नहीं आएगा। उसके बाद वो रिप्लाई भी दे सकता है, लेकिन कितना टाइम मिलेगा? विद इन अ पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 30 days। मतलब उस पेटिशन का जवाब देने के लिए अपोजिट पार्टी को, जो कि किसने फाइल की थी? लैंडलॉर्ड ने फाइल की थी, उसको भी फाइल करने के लिए समय कितना दिया जाएगा? ज्यादा से ज्यादा 30 दिन। कब से? फ्रॉम द सर्विस ऑफ नोटिस, जिस दिन उसको वो नोटिस प्राप्त हुआ है। नोटिस इशू हुआ है 1 अगस्त को, उसको प्राप्त हुआ है 5 अगस्त को, तो 5 अगस्त से आप 30 दिन लगा लेना। उन दिनों के अंदर अंदर इसको क्या करना पड़ेगा? अपोजिट पार्टी को क्या करना पड़ेगा? अपनी रिप्लाई फाइल करनी पड़ेगी। यहां तक की बात क्लियर है? द सर्विस ऑफ नोटिस शैल बी इफेक्टेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ सर्वर ऑफ द ट्रिब्यूनल। या तो ट्रिब्यूनल खुद भेज दे उसको, या कोई सिविल कोर्ट भेज दे उस नोटिस को, या किसी रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा उस नोटिस को भेज दिया जाए, या किसी एक्नॉलेजमेंट के थ्रू उसको भेज दिया जाए। ये ऊपर वाली बात हम पढ़ के आए थे, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। Notice duly served by any of those means shall be treated as sufficient service। किसी भी तरीके से नोटिस भेजा गया हो, इन 4 माध्यमों में से किसी भी तरीके से भेजा गया हो, तो वो सफिशिएंट कहलाया जाएगा। हम ये नहीं कह सकते कि वो रजिस्टर्ड कोर्ट से भेजा गया तो वो नहीं मान्य होगा, कोर्ट ने भेजा है तो नहीं मान्य होगा। इन चारों में से किसी भी तरीके से भेजो, नोटिस तो मान्य रहेगा। यहां तक की बात क्लियर है? क्लॉज 3। अब जब उसका रिप्लाई आ जाएगा, द पेटिशनर में, अब क्या होगा? द पेटि इसके बाद क्या होगा? द पेटिशनर में देयर आफ्टर फाइल रिजॉइंडर इफ एनी आफ्टर सर्विंग द कॉपी ऑफ द अपोजिट पार्टी विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 15 days फ्रॉम द सर्विस ऑफ द रिप्लाई। पहले लैंडलॉर्ड ने क्या किया था? पेटिशन भेज दी थी, उसका रिप्लाई 30 दिन के अंदर अंदर आ गया। अब जब वो रिप्लाई आ गया, किसके द्वारा? अपोजिट पार्टी के द्वारा। तो उस केस में यदि लैंडलॉर्ड चाहे तो 15 दिन के अंदर अंदर, जब उसको रिप्लाई रिसीव हो गया है, जिस दिन उसको रिप्लाई रिसीव हो गया है उस दिन से 15 दिन के अंदर अंदर लैंडलॉर्ड को क्या फाइल करना पड़ेगा? रिजॉइंडर फाइल करना पड़ेगा, अगर कोई है तो। यहां पर शैल नहीं है, मे है। अगर है तो अब सपोज कर लो 1 अगस्त को भेजा था नोटिस, जवाब उसका आ गया 20 अगस्त को। अब 20 अगस्त से 15 दिन लगा लेना, ठीक है। क्लॉज 4, द रेंट ट्रिब्यूनल शैल देयर आफ्टर फिक्स अ डेट ऑफ हियरिंग, फिक्स कर देगी।
which shall not later than 90 days from the date of service of notice of the tenant. अब रेंट ट्रिब्यूनल फिक्स करेगी डेट ऑफ हियरिंग, कब से, मैक्सिमम टाइम कितना दे दिया, जिस दिन नोटिस इशू हुआ है किसको, जिस दिन नोटिस पहुंचा है किसको, टेनेंट को, उस दिन से 90 दिन के अंदर अंदर डेट फिक्स करनी पड़ेगी हियरिंग की, किसको, रेंट ट्रिब्यूनल को। ये आपको बात ध्यान रखनी है, फ्रॉम द 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस टू टेनेंट। यहां तक की बात क्लियर है। क्लॉज 5, द रेंट ट्रिब्यूनल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सच हियरिंग में होल्ड सच समरी इंक्वायरी, यदि रेंट ट्रिब्यूनल चाहे तो इंक्वायरी भी करवा सकती है ड्यूरिंग हियरिंग, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एज इट डीम नेसेसरी एंड फिक्स द रेंट एज पर द फॉर्मूला लेड डाउन इन सेक्शन 6 एंड सेक्शन 9। इंक्वायरी करने के बाद यदि रेंट ट्रिब्यूनल को उचित लगता है तो वो सेक्शन 6 और 7 के अंतर्गत जो फॉर्मूला दे रखा था, जो मैंने आपको बताया था 1 जनवरी 1950 और 51 वाला केस था, उसके अंतर्गत क्या कर सकती है, रेंट को सेट कर सकती है, फिक्स कर सकती है, या फिर रिकवरी सर्टिफिकेट इशू कर सकती है। कब से, जब से वो रेंट पेबल है उस दिन से। यहां तक की बात क्लियर। और जो पेटिशन होगी वो कितने दिनों में डिस्पोज ऑफ कर देनी चाहिएगी, 150 दिनों के अंदर। द पेटिशन शैल बी डिस्पोज, शैल है मैंडेटरी प्रोविजन है, शैल बी डिस्पोज ऑफ विद इन द पीरियड ऑफ 150 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस टू द टेनेंट। जिस दिन टेनेंट को जिस दिन टेनेंट को नोटिस रिसीव हुआ है उस दिन से 150 दिन के अंदर अंदर ये पूरी पेटिशन डिस्पोज ऑफ कर दी जाएगी। यहां तक की बात क्लियर है। अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 15। अभी हमने बात की थी रेंट रिवीजन का प्रोविजन, अब हम बात करेंगे किराएदार को घर से बाहर निकालने का प्रोविजन। सेक्शन 15, प्रोसीजर फॉर एविक्शन ऑफ टेनेंट, देख लेते हैं। द लैंडलॉर्ड और एनी पर्सन क्लेमिंग पोजेशन शैल फाइल अ पेटिशन बिफोर अ रेंट ट्रिब्यूनल, करनी पड़ेगी। एंड सच पेटिशन शैल बी अकम्पनीड बाय एफिडेविट और डॉक्यूमेंट्स, वो भी हमें देने पड़ेंगे, ये तो कॉमन बात हो गई है। इफ एनी अपॉन विच लैंडलॉर्ड और पर्सन क्लेमिंग पोजेशन वांट टू रिलाई, ये तो कॉमन बात है, इसमें हमें तो ध्यान देने की जरूरत नहीं, ऊपर में पढ़ के आ रखे हैं। आगे देखते हैं। द रेंट ट्रिब्यूनल अपॉन फाइलिंग ऑन पेटिशन अंडर सब सेक्शन 1, लैंडलॉर्ड ने क्या किया, पेटिशन फाइल कर दी। अब पेटिशन फाइल करने के बाद जो रेंट ट्रिब्यूनल क्या करेगा, शैल इशू नोटिस अकम्पनीड बाय कॉपीज ऑफ पेटिशन एफिडेविट्स डॉक्यूमेंट, नोटिस भेज देगा, उसके साथ क्या करेगा, पेटिशन की कॉपी और डॉक्यूमेंट और एफिडेविट भेजेगा, किसको, टेनेंट को। इफ एनी फिक्स अ डेट नॉट लेटर देन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिस, 30 दिन के अंदर अंदर, जब वो नोटिस इशू हुआ है उसके 30 दिन के अंदर अंदर डेट ऑफ हियरिंग फिक्स कर दी जाएगी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ऊपर पढ़ के आए थे। रिक्वायरिंग द टेनेंट टू सबमिट रिप्लाई अकम्पनीड बाय एफिडेविट एंड डॉक्यूमेंट इफ एनी ऑन विच द टेनेंट रिलाइज, और 30 दिन का समय उसको किस लिए भी दिया जाएगा कि भैया तू अपना रिप्लाई भेज दे, ये हम ऊपर पढ़ के आए थे। अब जो सर्विस ऑफ नोटिस है वो किसी भी माध्यम से हो सकती है, हम ऊपर पढ़ के आए थे, थ्रो प्रोसेस सर्विस ऑफ द ट्रिब्यूनल, सिविल कोर्ट, ये कोर्ट है, एज वेल एज रजिस्टर्ड पोस्ट या एक्नॉलेजमेंट के थ्रू भी हो सकता है। अब ये ऊपर वाली बात है, इसके अंदर हम ज्यादा नहीं जाएंगे, आपको सिर्फ इतना बात ध्यान रखना है। क्लॉज 3, द टेनेंट में सबमिट हिज रिप्लाई, अपना जवाब दे सकता है थ्रू एफिडेविट, डॉक्यूमेंट भी देगा। आफ्टर सर्विंग अ कॉपीज ऑफ द सेम टू द पेटिशनर विद इन अ पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 45 डेज। अब इसके अंदर एक ट्विस्ट है, अगर हम बात करेंगे रिवीजन ऑफ रेंट की तो उसमें समय दिया जाएगा कितना, टेनेंट को 30 दिन का। अगर बात आती है एविक्शन की तो उसमें समय दिया जाएगा 45 डेज। ये बात आपको ध्यान रखनी है, कंफ्यूजन बिल्कुल क्रिएट मत करना। अगर बात आती है पेटिशन किसकी फाइल हो रखी है, रिवीजन ऑफ रेंट की, तो उस केस में टेनेंट को कितना समय मिलेगा, 30 दिन का समय मिलेगा रिप्लाई करने का। लेकिन अगर स्थिति ऐसी है एविक्शन ऑफ टेनेंट का काम चल रहा है तो उसके अंदर
टेनेंट को समय कितना दिया जाएगा? 45 दिन। कब से? जिस दिन उसको नोटिस रिसीव हुआ। यहां तक की बात क्लियर है? 30 और 45 डेज का फंडा समझ में आया? अब उसके रिप्लाई के बाद जो लैंडलॉर्ड है वो क्या करेगा? अपना रिजॉइंडर फाइल कर देगा, ऊपर भी किया था। इफ द पेटिशनर मे देयर आफ्टर फाइल अ रिजॉइंडर इफ एनी आफ्टर सर्विंग अ कॉपी टू द अपोजिट पार्टीज विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। ऊपर वाले केस में, रिवीजन ऑफ रेंट वाले केस में रिजॉइंडर फाइल करने का टाइम कितना दिया गया था? 15 दिन का। अब एविक्शन वाले केस में रिजॉइंडर फाइल करने का टाइम दिया जाएगा 30 दिन का। ये भी आपको बात ध्यान रखनी है, कंफ्यूजन बिल्कुल क्रिएट मत करना। आगे, अब अगर हम बात करें, द रेंट ट्रिब्यूनल शैल देयर आफ्टर फिक्स इट डेट ऑफ हियरिंग विच शैल नॉट बी लेटर देन 180 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस टू टेनेंट। अगर हम बात करें प्रोसीजर ऑफ रेंट रिवीजन की, तो उसमें था 90 दिन, इसमें 180 दिन। कितने दिन है? जिस दिन से टेनेंट को नोटिस मिला है उस दिन से 180 दिन के अंदर अंदर डेट ऑफ हियरिंग फिक्स करनी पड़ेगी। किसको? रेंट ट्रिब्यूनल को। तो ये आप बात ध्यान रखना। अगर हम रिवीजन ऑफ रेंट की बात करेंगे 90 दिन, अगर हम एविक्शन ऑफ टेनेंट की बात करेंगे तो 180 दिन। और जो ये पूरी पेटिशन है, ये कितने दिनों में डिस्पोज ऑफ हो जानी चाहिए? शैल बी डिस्पोज ऑफ विद इन अ पीरियड ऑफ 240 डेज। 240 दिनों के अंदर अंदर। कब से? जिस दिन उस टेनेंट को नोटिस रिसीव हो गया उस दिन से। उसमें कितना टाइम था? 150 दिन था, इसमें 240 डेज। ये आप बात ध्यान रखेंगे। आगे, द रेंट ट्रिब्यूनल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सच हियरिंग में होल्ड सच समरी इंक्वायरी एज इट डीम नेसेसरी। ऊपर भी बात लिखी हुई थी, कोई दिक्कत नहीं है। एंड डिसाइड द पेटिशन। द रेंट ट्रिब्यूनल में ऑल्सो मेक एफर्ट टू कंसिलिएशन एंड सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज। हाँ, इस केस के अंदर रेंट ट्रिब्यूनल क्या कोशिश करेगी कि भैया दोनों के पार्टीज के बीच में कंसिलिएशन हो जाए, सेटलमेंट हो जाए। लेकिन डिवीजन ऑफ रेंट में ऐसा कुछ नहीं। तो ये आपको इसमें बात ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर हम एविक्शन की बात करेंगे तो इसके अंदर क्या है कि रेंट ट्रिब्यूनल की एक ये भी कोशिश रहेगी कि इन दोनों पार्टीज के बीच में कंसिलिएशन हो जाए या सेटलमेंट हो जाए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। वेयर द रेंट ट्रिब्यूनल डिसाइड द पेटिशन इन फेवर ऑफ लैंडलॉर्ड, इट शैल इश्यू अ सर्टिफिकेट फॉर रिकवरी फॉर द पोजेशन फ्रॉम द टेनेंट। अगर रेंट ट्रिब्यूनल लैंडलॉर्ड के वक्तव्यों से अगर रेंट ट्रिब्यूनल फैसला सुना देते हैं लैंडलॉर्ड के फेवर में, तो वो लैंडलॉर्ड के फेवर में सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी इशू करेगी। किसके अगेंस्ट में? टेनेंट के अगेंस्ट में। यहां तक की बात क्लियर है? और द सर्टिफिकेट इशू अंडर सबसेक्शन 7 शैल नॉट बी एग्जीक्यूटेबल फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिसीजन। 3 महीने के अंदर 3 महीने तक वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे प्री में पूछ लेता है कि कितने महीने तक एग्जीक्यूटेबल नहीं है? 3 महीने तक नहीं है। कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ डिसीजन से। यहां तक की बात क्लियर है? आगे देखते हैं। लेकिन इसका एक प्रोवाइडेड भी है, देख लेते हैं। प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ प्रीमाइसेस लेट आउट फॉर कॉमर्शियल यूज सच सर्टिफिकेट शैल नॉट बी एग्जीक्यूटेड फॉर द पर्पज फॉर द पीरियड ऑफ 6 months। मतलब अगर वो प्रीमाइसेस कोई कॉमर्शियल पर्पज के लिए है तो उसका एग्जीक्यूशन कितने महीने तक नहीं हो सकता? 6 महीने तक। तो हम क्या समझे? अगर एग्जीक्यूशन का ऑर्डर 3 महीने किसी के कौन सी प्रॉपर्टी के लिए, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए, तो उसका एग्जीक्यूशन 3 महीने तक नहीं होगा। और अगर एग्जीक्यूशन का ऑर्डर किसी ऐसी प्रॉपर्टी के लिए है जो कॉमर्शियल है, उसका 6 महीने तक एग्जीक्यूशन नहीं होगा। ये बात ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं। सेक्शन 16 क्या कहता है? प्रोसीजर फॉर रिकवरी ऑफ इमीडिएट पोजेशन। इमीडिएट पोजेशन के क्या प्रोसीजर है कि हाथों हाथ पोजेशन मिले? क्या होगा? द लैंडलॉर्ड और अ पर्सन क्लेमिंग इमीडिएट पोजेशन शैल फाइल अ पिटीशन बिफोर अ रेंट ट्रिब्यूनल। मतलब
अगर आपको इमीडिएट पोजेशन में चाहिए तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, पेटिशन फाइल करनी पड़ेगी किसके समक्ष, रेंट ट्रिब्यूनल के समक्ष। और क्या करना पड़ेगा, सच पेटिशन शैल बी accompanied by affidavit documents upon which landlord or person entitled to seek immediate possession want to rely। उसके साथ एफिडेविट भी देना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट भी देना पड़ेगा, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आगे, जब एक बार लैंडलॉर्ड ने पेटिशन फाइल कर दी तब जो रेंट ट्रिब्यूनल है, अपॉन द फाइलिंग ऑफ पेटिशन अंडर सबसेक्शन 1 कौन करेगा, लैंडलॉर्ड करेगा। तो रेंट ट्रिब्यूनल क्या करेगी, शैल इशू नोटिस अकम्पनीड बाय कॉपीज ऑफ पेटिशन एफिडेविट एंड डॉक्यूमेंट फिक्सिंग अ डेट not later than 30 days from the date of service of notice required to the tenant to submit reply accompanied by the affidavit and documents if any which the tenant replies। ऊपर वाली बात है, 30 दिन का समय किसको दिया जाएगा, टेनेंट को दिया जाएगा, रिप्लाई भेज दे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे, द सर्विस ऑफ नोटिस शैल बी इफेक्टेड थ्रू द प्रोसेस सर्वर। ये भी ऊपर वाली बात है कि हम ट्रिब्यूनल के थ्रू भेज सकते हैं नोटिस, सिविल कोर्ट के थ्रू भेज सकते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा भेज सकते हैं और एक्नॉलेजमेंट के द्वारा भेज सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। नोटिस ड्यूली सर्व बाय एनी ऑफ दिस मेथड शैल बी ट्रीटेड एज सफिशिएंट सर्विस। किसी भी माध्यम से नोटिस जाए वो सफिशिएंट माना जाएगा, इसमें भी कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ऊपर भी हम पढ़ के आए थे, सेम सेम बातें हैं। अब द टेनेंट में सबमिट हिज रिप्लाई एफिडेविट एंड डॉक्यूमेंट्स after serving a copy of the same on the petitioner within a period of not exceeding 30 days from the date of service of notice, the petitioner may file, ये फाइल है, लाइफ नहीं है, file a rejoinder after serving a copy of the same on tenant within a period of 15 days। पढ़ के आए थे, सेम सेम बातें हैं। फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ रिप्लाई, कोई दिक्कत नहीं है। कितने दिन के अंदर करना पड़ेगा रिजॉइंडर फाइल, 15 दिन के अंदर। कब से, जब से उसको रिप्लाई मिला है तब से। यहां तक की बात क्लियर है। अब हम देख लेते हैं, द रेंट ट्रिब्यूनल शैल देयर आफ्टर फिक्स अ डेट ऑफ हियरिंग विच शैल नॉट बी लेटर देन 90 डेज। 90 दिनों के अंदर अंदर पहली डेट ऑफ हियरिंग करनी पड़ेगी, जिस दिन उसको नोटिस सर्विस हो गई थी उस दिन से। इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द पेटिशन शैल बी डिस्पोज ऑफ विद इन अ पीरियड ऑफ 150 डेज, ऊपर वाला पढ़ के आए थे, फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस ऑफ द टेनेंट। 150 दिन के अंदर अंदर ये पूरी प्रक्रिया खत्म कर दी जाएगी। और ये प्रोविजन किससे मिलते जुलते हैं, प्रोसीजर फॉर रिवीजन ऑफ रेंट से। क्योंकि अगर हम प्रोसीजर फॉर एविक्शन की बात करेंगे तो उसमें कितने डेज से, 240 दिन थे। ये आपको बात याद रखनी है, कंफ्यूजन बिल्कुल क्रिएट मत करना इसकी। आगे देखते हैं, क्लॉज 5, द रेंट ट्रिब्यूनल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सच हियरिंग में होल्ड अ समरी इंक्वायरी कर सकती है एज इट डीम नेसेसरी टू डिटरमाइन वेदर द पेटिशनर इज अ लैंडलॉर्ड एज कैटेगराइज अंडर सबसेक्शन 1। ये देखने के लिए इंक्वायरी कर देगी कि भैया ये जो पेटिशनर है ये लैंडलॉर्ड है या नहीं है, सबसेक्शन 1 के अंतर्गत, 3 के अंतर्गत ऑफ सेक्शन 10। एंड ऑन बीइंग सेटिस्फाइड दैट द पेटिशनर बिलोंग टू एनी ऑफ द कैटेगरी ऑफ लैंडलॉर्ड स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1 एंड 3, अगर रेंट ट्रिब्यूनल ये संतुष्ट हो जाती है कि हाँ ये पेटिशनर क्या है, लैंडलॉर्ड है, तो क्या होगा, डिस्पोज ऑफ कर देगी मैटर को। क्या करेगी, shall dispose of the petition within a period of 120 days from the date of service of notice on tenant and shall issue a certificate for recovery immediate possession from the tenant। रिवीजन ऑफ रेंट के बारे में 150 दिन थे, एविक्शन ऑफ टेनेंट में 240 दिन थे, इसके अंदर 120 दिन है। ये आपको बात ध्यान रखनी है, एक कॉपी में अलग से लिख लेना। आगे देखते हैं, द सर्टिफिकेट इशूड अंडर क्लॉज 5 shall not be executable for a period of 3 months from the date of decision। इसका भी कितने महीने तक एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता, 3 महीने तक नहीं हो सकता। मतलब सिर्फ रिवीजन ऑफ रेंट का 3 महीने तक नहीं हो सकता और इसका भी 3 महीने तक नहीं हो सकता। लेकिन अगर एविक्शन की बात करेंगे तो उसका 6 महीने तक नहीं हो सकता। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सेक्शन 17
अगर हम बात करें सेक्शन 17 की तो क्या कहता है? फिक्सिंग ऑफ डेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज बिफोर appellate रेंट ट्रिब्यूनल एंड सप्लाई ऑफ कॉपी ऑफ द फाइनल ऑर्डर। अब मान लो रेंट ट्रिब्यूनल का फैसला आ गया लेकिन उससे संतुष्ट नहीं है, तो उस केस में पार्टी कहाँ जाएगी जो संतुष्ट नहीं है? एपेलेंट रेंट ट्रिब्यूनल के पास जाएगी। देख लेते हैं। द रेंट ट्रिब्यूनल while finally deciding the petition in which it is not presiding ex parte against any party shall fix a date beyond 2 months but not beyond 6 months of its decision। मतलब रेंट ट्रिब्यूनल जिस दिन से फैसला दिया है उस दिन से 2 महीने से लेकर 6 महीने तक पार्टीज कहाँ जा सकती हैं? एपेलेट रेंट ट्रिब्यूनल में जा सकती हैं। कब से? 2 महीने से लेकर 6 महीने तक, मतलब 2 महीने तो वेट करना ही पड़ेगा। और ज्यादातर अवधि कितनी होगी? 6 महीने, उसके बीच में आप जा सकते हैं। फॉर द अपियरेंस ऑफ द पार्टीज टू द पेटिशन बिफोर अपेलेंट रेंट ट्रिब्यूनल टू विच अपील अगेंस्ट इस फाइनल ऑर्डर। और पार्टी अपेलेंट रेंट ट्रिब्यूनल में क्यों जाएगी? अगर वो रेंट ट्रिब्यूनल के फैसले से संतुष्ट नहीं है, उसको उसके अगेंस्ट में अपील करेगी तो ही जाएगी। And the parties to the petition shall appear before such appellate tribunal on such date to receive the notice of the appeal, if any, file against the final order of the rent tribunal। जिस दिन फाइनल ऑर्डर आया उस दिन से 2 महीने में आपको वेट करना पड़ेगा और 6 महीने तक आप फाइल कर सकते हैं। यहां तक की बात क्लियर है? आगे देखते हैं। द डेट सो फिक्स शैल बी मेंशन इन द फाइनल ऑर्डर पास बाय द रेंट ट्रिब्यूनल। जो डेट है, समय अवधि है, वो भी रेंट ट्रिब्यूनल मेंशन करके देगी अपने ऑर्डर के अंदर। ये बात कही गई है। एंड अ कॉपी ऑफ अ फाइनल ऑर्डर शैल इमीडिएटली आफ्टर प्रोनाउंसिएशन ऑफ द ऑर्डर be delivered to the party against whom the same is made, and if final order is partly against one party and against another party, both the parties may prefer appeal against the final order। The copy of final order shall be delivered to both the parties। मतलब इसमें यह कह दिया गया कि जो आपकी अपील करने की समय अवधि है वो आपके फाइनल ऑर्डर में मेंशन कर दी जाएगी। और मान लो अगर कोई ऐसा व्यक्ति, और उसकी जो कॉपी है प्रोनाउंसमेंट ऑफ ऑर्डर के तुरंत बाद किसको दी जाएगी? जिसके अगेंस्ट में ऑर्डर आया है। और अगर मान लो एक से अधिक व्यक्ति हैं तो उनको अलग अलग कॉपी दी जाए। यहाँ तक की बात क्लियर है? और वो भी अपील कर सकते हैं। द कॉपी ऑफ द फाइनल ऑर्डर शैल बियर द एंडोर्समेंट अंडर द सील ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। मतलब जो कॉपी होगी फाइनल ऑर्डर की, उसके ऊपर क्या लगी होगी? सील लगी होगी उस कोर्ट के ऑफिसर की, प्रिसाइडिंग ऑफिसर की। That the same is being supplied under the provision and the party preferring an appeal may file such copy against his appeal। क्योंकि हमें पता तो होना चाहिए ना कि भैया ये जो डिसीजन दिया किसने दिया है, तो उसकी सील भी इसमें लगी होनी चाहिए जिसके अगेंस्ट में हम, जिस ऑफिसर के डिसीजन के अगेंस्ट में हम अपील फाइल कर रहे हैं। यहाँ तक की बात क्लियर है? अब हम देखते हैं सेक्शन 18 क्षेत्र अधिकार की बात करता है, जुडिशन की बात करता है, किसकी? रेंट ट्रिब्यूनल। सेक्शन 18 jurisdiction of rent tribunal। Notwithstanding anything contained in any other law for timing in force in the areas to which this act extends, only the rent tribunal and no civil court shall have jurisdiction to hear the and decide the petitions relating to dispute between landlord and tenant and matters connected therewith ancillary thereto file under provision of this act। जिस एरिया में रेंट ट्रिब्यूनल है वहां पर सिविल कोर्ट के अंदर रेंट ट्रिब्यूनल की प्रक्रिया नहीं की जाए। अगर रेंट ट्रिब्यूनल है तो रेंट ट्रिब्यूनल में ही इसकी प्रक्रिया पूरी की जाए। लेकिन क्या लिखा? प्रोवाइडेड provided that rent tribunal shall in deciding such petition to which
प्रोविजन कंटेंट इन चैप्टर 2 एंड 3 हम पढ़ के आए थे, डज नॉट अप्लाई। हैव ड्यू रिगार्ड टू द प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, जहां पर टीपीए के प्रोविजन भी लगते हों, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजन लगते हों, या किसी और लॉ के प्रोविजन लगते हों, द सेम मैनर इन विच सच लॉ वुड हैव बीन अप्लाइड डिस्प्यूट बीइंग बॉट बिफोर सिविल कोर्ट बाय वे ऑफ सूट। अगर कुछ ऐसे मैटर है तो उसमें सिविल कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट भी की जाएगी। यहां तक की बात क्लियर है। प्रोवाइडेड फर्दर, nothing contained in this act shall be deemed to empower rent tribunal to entertain its petition involving such dispute between landlord and tenant, to which provision of Rajasthan Premises Act अप्लाई। मतलब अगर कोई ऐसे मैटर भी आते हैं जो राजस्थान प्रीमाइसेस एक्ट से जुड़े हों या राजस्थान पब्लिक प्रीमाइसेस एक्ट से जुड़े हों, तो वो मैटर भी क्या होगा, रेंट ट्रिब्यूनल नहीं सुन। यहां तक की बात क्लियर है। अगला पॉइंट, where the petition only for the recovery of unpaid arrear of the rent is filed, the time schedule and the procedure enumerated under section 14 shall mutatis mundis apply to such petition। अब मान लो किसी लैंडलॉर्ड ने सिर्फ किराया वसूली के लिए किया है, तो उसका जो प्रोविजन है किसके अंतर्गत चलेगा, सेक्शन 14 के अंतर्गत चलेगा। और हम क्या पढ़ के आए थे, रेंट के बारे में पढ़ के आए थे। तो यहाँ पर भी हमें ये बात ध्यान रखनी है, अगर अपने जो बकाया किराया है या अरियर है उनके बारे में उसकी रिकवरी के लिए किया है, तो एविक्शन के लिए नहीं किया, खाली किराए के लिए किया है तो। वेयर द पेटिशन फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन इज टाइटल इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीमाइसेस or tenancy to which the provision of chapter 2 and 3 of this act does not apply, the time schedule and procedure enumerated under section 15 shall mutatis mundis applies to such petition। मतलब 240 दिन वाला गैप जो आया था, एविक्शन वाली बात जो आई थी, वो इसके ऊपर अप्लाई होगी क्लॉज 3 के अंदर, सेक्शन 15 के अंदर। उसको आप ध्यान से पढ़ लेना, मैंने बता दिया है आपको, दोबारा नहीं बताऊंगा। आगे, a petition shall be instituted before a rent tribunal within a local limit of whose jurisdiction the premises is situated। जहां पर वो प्रेमाइसेस सिचुएटेड है उसी के क्षेत्राधिकार में, उसी के जुडिक्शन में पेटिशन फाइल की जाएगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेक्शन 19, सेक्शन 19 के अंदर हम पढ़ने वाले हैं अपेलेट रेंट ट्रिब्यूनल, अपील्स और लिमिटेशन के प्रोविजन क्या क्या है, वो हम पढ़ेंगे सेक्शन 19 के अंदर। अपील्स, अपेलेट रेंट ट्रिब्यूनल, अपील, लिमिटेशन। द स्टेट गवर्नमेंट शैल कंस्टिट्यूट सच नंबर ऑफ अपेलेंट रेंट ट्रिब्यूनल। इसके अंदर भी कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है, जितने भी चाहे उतने अपेलेंट रेंट ट्रिब्यूनल बना सकती है कौन, स्टेट गवर्नमेंट। एट सच प्लेस एज मे बी डीम टू नेसेसरी बाय इट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। इसमें भी कहाँ देना पड़ेगा, ऑफिशियल गैजेट में देना पड़ेगा, ये बात ऊपर जैसे सेम है। और जहां पर दो या अधिक अपेलेंट रेंट ट्रिब्यूनल है, तो उस केस के अंदर क्या करेगी राज्य सरकार, अपने जनरल ऑर्डर से या अपने स्पेशल ऑर्डर से उनको उनके काम सौंप देगी कि ये वाला अपेरेंट रेंट ट्रिब्यूनल इस काम को देखेगा और ये वाला अपेरेंट रेंट ट्रिब्यूनल इस काम को देखेगा। मतलब काम का क्षेत्राधिकार कौन सौंपेगा, राज्य सरकार। और किस केस में सौंपेगा, जब एक एरिया में दो या उससे अधिक अपेरेंट रेंट ट्रिब्यूनल स्थापित हो गए। यहां तक बात समझ में आती है। आगे देखते हैं। एन अपेलेंट रेंट ट्रिब्यूनल शैल कंसिस्ट ऑफ ओनली वन पर्सन। रेंट ट्रिब्यूनल में भी एक आदमी था, इसमें भी एक आदमी है।
only hereinafter referred to the as presiding officer of the appellant rent tribunal, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ appellant rent tribunal बोलेंगे। और इसको कौन अपॉइंट करेगा, हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा। और रेंट ट्रिब्यूनल के ऑफिसर को भी कौन करता है, हाई कोर्ट करता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बोल दिया गया अगले क्लॉज के अंदर कि कौन सा आदमी प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल के लिए बनने के लिए योग्य नहीं है। देख लेते हैं। नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल अनलेस, जब तक कि उसकी योग्यता क्या ना हो, ही इज अ मेंबर ऑफ राजस्थान हायर जुडिशियल सर्विसेज। मतलब वो क्या होना चाहिए, HJS होना चाहिए, राजस्थान HJS होना चाहिए। और ऊपर वाले केस में हमने क्या कहा था, राजस्थान जुडिशियल सर्विस के अंदर होना चाहिए। और उसके पास कम से कम एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, 3 साल। RJS की राजस्थान हायर जुडिशियल सर्विस के अंदर रहते रहते उसको कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी उसको क्या मिलेगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का पद मिलेगा। किसके अंदर, अपेलेंट रेंट ट्रिब्यूनल के अंदर। और खाली रेंट ट्रिब्यूनल की बात करेंगे तो उसमें क्या पोजीशन थी, सिविल जज सीनियर डिवीजन। यहां तक की बात क्लियर है। आगे देखते हैं .5। इसमें भी ये कह दिया गया जो उसमें कहा था रेंट ट्रिब्यूनल वाले में, कि यदि हाईकोर्ट चाहे तो वो एक अपेलेंट रेंट ट्रिब्यूनल के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को किसी दूसरे अपेलेंट रेंट ट्रिब्यूनल के अंदर भेज सकती है। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 3, द हाई कोर्ट में authorize the presiding officer of one appellant rent tribunal to discharge function of the presiding officer of another appellant rent tribunal। ऊपर वाली बात सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे, कोई भी ऐसा फाइनल ऑर्डर है जो कि किसने पास किया है, रेंट ट्रिब्यूनल पास किया है, तो उसकी अपील किसके पास जाएगी, appellant रेंट ट्रिब्यूनल के पास जाएगी। ये बात समझ में आती है। फ्रॉम एवरी फाइनल ऑर्डर पास बाय द रेंट ट्रिब्यूनल एंड अपील जाएगी, अपील शैल लाई टू द appellant रेंट ट्रिब्यूनल within the local limits of whose jurisdiction the premises is situated। जिस क्षेत्राधिकार में वो appellant रेंट ट्रिब्यूनल आएगा उसके पास अपील जाएगी। यहां तक की बात समझ में आती है। और ये अपील कितने समय के अंदर अंदर फाइल करनी पड़ेगी, सच एन अपील शैल बी फाइल्ड within a period of 60 days from the date of final order along with the copy of such final order। मतलब रेंट ट्रिब्यूनल के फैसले के विरुद्ध अगर हम अपील करेंगे तो जिस दिन हमें कॉपी रिसीव हुई, जिस दिन हमें फाइनल ऑर्डर रिसीव हुआ, उस दिन से 60 दिन के अंदर अंदर हमें क्या करना है, रेंट ट्रिब्यूनल के फैसले के अगेंस्ट अपील फाइल करने। किसके पास, अपेलेंट रेंट ट्रिब्यूनल के पास। तो हमें ये बात ध्यान रखना है, कितने दिन, 60 दिन। ये बात ध्यान रहेगी। .7, द अपेलेंट रेंट ट्रिब्यूनल अपॉन फाइलिंग एन अपील अंडर सबसेक्शन 6। अब जब किसी पार्टी ने उसके फैसले के विरुद्ध अपील फाइल कर दी तो अपेलेंट रेंट ट्रिब्यूनल क्या करेगा, नोटिस भेजेगा। किसके साथ, कॉपी ऑफ अपील के साथ। किसको भेजेगा, रिस्पोंडेंट को। और ऑन द डेट फिक्स बाय द रेंट ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 17, हमने पढ़ के आए थे 2 महीने कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का कॉन्सेप्ट पढ़ के आए थे। फॉर द अपियरेंस ऑफ द पार्टीज बिफोर इट, आप इस समय अवधि के दौरान पेश हो जाइए। और अगर मान लो जो अपोजिट पार्टी या रिस्पोंडेंट है उस समय अवधि में पेश नहीं होती, फेल्स टू अपीयर ऑन द डेट सो फिक्स बाय द अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल, he may be proceeded against X party in case of final order and under subsection 17 was passed in X party proceeding against any party। अगर वो उपस्थित नहीं हुआ, रिस्पोंडेंट उपस्थित नहीं हुआ, तो उसके अगेंस्ट में एक्स पार्टी का ऑर्डर भी किया जा सकता है। द appellant rent tribunal shall issue a notice accompanied by a copy of appeal fixing date not later than 30 days। किस केस में 30 दिन की अवधि दी जाएगी, रिक्वायरिंग द रिस्पोंडेंट टू अपीयर बिफोर इट इन डेट सो फिक्स ऑन सर्विस ऑफ सच नोटिस
ही शैल इफेक्टेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ सर्विस ऑफ ट्रिब्यूनल, जिस दिन उसको नोटिस रिसीव हुआ उसके 30 दिन के अंदर अंदर उसको पेश होने का आदेश दिया जाएगा। अब ये नोटिस किसी भी तरीके से जा सकता है, चाहे उसको ट्रिब्यूनल भेजे, चाहे उसको सिविल कोर्ट भेजे, चाहे उसको रजिस्टर्ड कोर्ट से भेजे, चाहे उसको एग्रॉनमेंट से भेजे। जो नोटिस किसी भी तरीके से गया है तो वो सफिशिएंट माना जाएगा। यहाँ तक की बात भी क्लियर है। वेयर द appellant and tribunal otherwise consider is necessary so to do an interest of justice in fact of the case, it may issue notice of appeal to the respondent in manner of indicative above। अगर appellant and tribunal चाहे इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए तो वो किसी भी तरीके से उसको नोटिस भेज सकते, किसको, रिस्पोंडेंट को। इसके अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिर्फ 30 डेज के कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है। आगे देखते हैं। अब नोटिस भेज दिया, वो आ गया, फिर क्या होगा? द appellant rent tribunal shall thereafter fix a date of hearing which shall not be later than 45 days from the date of service of notice of appeal on the respondent, and the appeal shall be disposed of within the period of 180 days। इस अपील की पिटीशन को 180 दिन के अंदर अंदर डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा, और पहली डेट ऑफ हियरिंग कब लगेगी? 45 दिन के अंदर। ये आपको बात ध्यान रखनी है। कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ अपील ऑन द रिस्पोंडेंट। यहां तक की बात क्लियर है। पॉइंट 9, where the appellant and tribunal consider it necessary interest of arriving of a just and proper decision, it may allow filing an additional affidavit or document at any stage। appellant and tribunal petitioner को कोई भी एडिशनल एफिडेविट, कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल करने के लिए मौका दे सकते हैं किसी भी स्टेज में, अपील के किसी भी स्टेज में। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। द appellant and tribunal may in its discretion power pass such interlocutory order during the pendency of appeal as it may deem fit। अगर कोई appellant and tribunal चाहे तो प्रोसीडिंग के दौरान, अपील की प्रोसीडिंग के दौरान, जब वो पेंडिंग है उसके दौरान कोई इंटरलोकेटरी ऑर्डर भी पास कर सकती है। उसके लिए हम उसको बाउंड नहीं करेंगे, ये उसकी पावर है। 11, while deciding a appeal, appellant and tribunal may after recording reason thereof क्या करेगी? confirm, vary, set aside, reverse, modify order passed by the rent tribunal। अगर appellant and tribunal को सामने वाली पार्टी के रीजन जेन्युइन लगे, कंफर्म भी कर सकती है उस ऑर्डर को, थोड़ा चेंज भी कर सकती है, सेट असाइड भी कर सकती है, रिवर्स भी कर सकती है, मॉडिफाइड भी कर सकती है। किसके ऑर्डर को? जो कि किसने पास किए थे? रेंट ट्रिब्यूनल ने पास किए। यहाँ तक की बात क्लियर है। आगे देखते हैं। इफ नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस रिमांड द केस टू द रेंट ट्रिब्यूनल अलॉन्ग विद सच डायरेक्शन इट मे बी डीम फिट। या फिर अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल उस केस को ट्रांसफर कर देगी किसको? रेंट ट्रिब्यूनल को, और बोलेगी आप इसमें दोबारा से देखो, और उसको आदेशित भी करेगी। यहाँ तक की बात क्लियर है। बी, appellant rent tribunal shall issue an appropriate recovery certificate according to the decision rendered by it। सर्टिफिकेट इशू करने का अधिकार भी किसके पास होगा? appellant rent tribunal के पास होगा। The decision of the appellant rent tribunal shall be final and no further appeal or revision shall be lie against its order। और अगर एक बार appellant rent अथॉरिटी ने, ट्रिब्यूनल ने अपना आदेश सुना दिया तो उसके अगेंस्ट में कोई रिपील, कोई अपील और कोई रिवीजन फाइल नहीं की जाए। यहाँ तक की बात क्लियर है। Point 12, on the application of any of the parties and alter notice to the parties after hearing such of them as have desired to be heard of its own motion, अपने खुद के मोशन पे भी कर सकती है। without such notice appellant rent tribunal may at any state transfer any case from one rent tribunal to any rent tribunal for disposal।
अब यदि अगर अपेरेंट रेंट ट्रिब्यूनल को ऐसा लगता है कि ये फैसला सही नहीं हुआ है, तो उस मैटर को अपने खुद के मोशन से भी बिना किसी नोटिस के अपने किसी भी अन्य रेंट ट्रिब्यूनल को भेज सकते हैं जो उसके क्षेत्राधिकार में आते हैं डिस्पोजल के। यहाँ तक की बात क्लियर है? आगे देखते हैं। वेयर एनी केस इज ट्रांसफर्ड अंडर सब सेक्शन 1 और 12, 12 के अंतर्गत अगर हमने कोई केस ट्रांसफर कर दिया, द रेंट ट्रिब्यूनल विच हैज देयर आफ्टर टू ट्राई और डिस्पोज ऑफ सच केस मे सब्जेक्ट टू एनी स्पेशल डायरेक्शन in order to transfer proceed from the stage at which it is transferred। जो स्टेज से वो केस रनअप है, उसी रनअप स्टेज से उस केस को आगे उसको बढ़ाना पड़ेगा, शुरुआत से प्रक्रिया नहीं चलेगी। जो स्टेज फाइनल हो गई है उसी स्टेज को आगे बढ़ाना पड़ेगा, दोबारा से वो केस नहीं चला सकता नया। ये बात ध्यान रखनी है। एक्सप्लेनेशन। द एक्सप्रेशन फाइनल ऑर्डर रेफर्ड अंडर सबसेक्शन 6 ऑफ shall mean an order by which any proceeding pending before the rent tribunal is final dispute। फाइनल ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि जो रेंट ट्रिब्यूनल के समक्ष में कोई मैटर आया था वो क्या हो गया है, फाइनली डिस्पोज हो गया है, खत्म हो गया है। यहां तक ये बात क्लियर है? सेक्शन 19A, ये अमेंडमेंट थी 2017 की, ये आपको याद रखना है। क्या था? पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू ऑर्डर पेमेंट ऑफ रेंट एंड अरियर्स देयर ऑफ ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द पेटिशन और अपील। जब वो मामला कोर्ट में पेंडिंग था, उस समय जो रेंट पेंडिंग था, जो एरियर पेंडिंग थे, उसकी पेमेंट का आदेश कौन देगा? ट्रिब्यूनल देगा। कैसे देगा, देख लेते हैं। On application of the landlord, the tribunal shall, after the hearing of the parties to the petition or appeal, as the case may be, order that the tenant shall pay to the landlord all dues on account of the rent forthwith, and shall continue to pay the rent during the pendency of the petition or appeal as the case may be, or when it become due। मतलब ये आदेश कर सकता है ट्रिब्यूनल कि भैया जो तुम्हारा पेंडिंग है वो तो आप लैंडलॉर्ड को पे करोगे करोगे, और जब तक ये मैटर कोर्ट में चलेगा, पेंडेंसी चलेगी, तब तक आप हर महीने जो भी आपका रेंट बनता है वो आप इसको पे करो। यहाँ तक की बात क्लियर है? सॉरी। सेक्शन 20, अगर हम बात करें सेक्शन नंबर 20 की, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर, क्या होगा? द रेंट ट्रिब्यूनल शैल ऑन एप्लीकेशन ऑफ द पार्टी एग्जीक्यूट in manner prescribed a final order or any other order passed under this act by adopting any one or more of the following modes। अब आदेश आ गया है, ऑर्डर आ गया है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं करवाया। अब उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए भी पार्टी यदि चाहे तो रेंट ट्रिब्यूनल में जा सकती है, एप्लीकेशन फाइल कर सकती है, और रेंट ट्रिब्यूनल उसके एप्लीकेशन के बाद किसी भी तरीके से उस ऑर्डर का एग्जीक्यूशन करवा सकती है। अब वो तरीके क्या है वो हम देख लेते हैं। पहला तरीका, अटैचमेंट एंड सेल ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द अपोजिट पार्टी। जिसके अगेंस्ट में ऑर्डर आया उसकी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच करो या फिर बेचो, उसके थ्रू भी हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ द अपोजिट पार्टी, उसको अरेस्ट कर सकते हैं। अटैचमेंट ऑफ एनी वन और मोर बैंक अकाउंट ऑफ द अपोजिट पार्टी एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ द अमाउंट ऑफ ऑर्डर टू बी पेड फ्रॉम सच अकाउंट। जिसके अगेंस्ट में ऑर्डर पास हुआ है उसके जितने भी बैंक अकाउंट है उनको सीज करके उनमें से उसकी पेमेंट करनी है जिसके फेवर में ऑर्डर आया है, ये भी कर सकते हैं। जो भी उस आदमी को जिसके अगेंस्ट में ऑर्डर आया है उसकी सैलरी अटैच कर सकते हैं, उसके अलाउंस अटैच कर सकते हैं अगर वो सरकारी कर्मचारी है, या किसी नेशनल बैंक के अंदर कर्मचारी है, या किसी लोकल अथॉरिटी के अंदर कर्मचारी है, या किसी कॉरपोरेशन के अंदर कर्मचारी है, या किसी गवर्नमेंट कंपनी के अंदर कर्मचारी है, तो उसकी हम सैलरी और उसके अलाउंस में हम क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं, जिससे कि हमारी भरपाई हो जाए। यहाँ तक की बात क्लियर है?
appointing any advocate as commissioner on such remuneration as may be fixed, or deputing any officer of the tribunal or local administration of local body for execution of the order. किसी भी एडवोकेट को हम एज अ कमिश्नर अपॉइंट कर सकते हैं कि आप उससे जाके इस ऑर्डर की एग्जीक्यूशन करवाओ, तो ये भी हम काम कर सकते हैं। डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ द प्रीमाइसिस टू द एप्लीकेंट, जिस प्रीमाइसिस के ऊपर वो आदेश आया है, ऑर्डर आया है, उसकी डिलीवरी करवानी है किसको, जिसके फेवर में आया। यहाँ तक की बात क्लियर है। क्लॉज 2, the tribunal may, in order to execute the final order or another order passed under this act, require the help from the local administration or local body of the police। यदि इस ऑर्डर को या किसी अन्य ऑर्डर को जो कि रैंक ट्रिब्यूनल ने पास किया है, उसको एग्जीक्यूट करवाने में अगर ट्रिब्यूनल को कोई हेल्प चाहिए होगी किसी लोकल बॉडी से या पुलिस से, तो पुलिस को या लोकल बॉडी को हेल्प करनी पड़ेगी। ये बात इसमें लिखी है क्लॉज 2 के अंदर। इसके अंदर देख लेते हैं। अगर किसी किराएदार ने 3 महीने के अंदर अंदर, ऑर्डर पास होने के 3 महीने के अंदर अंदर अपनी जगह खाली नहीं करी है, सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी के आने के 3 महीने के अंदर अपनी अपनी जगह खाली नहीं करी है, ही शैल बी लाइबल, कौन कौन जिम्मेदार होगा, किराएदार जिम्मेदार होगा, फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ अ सर्टिफिकेट ऑफ अ रिकवरी ऑफ पोजेशन टू पे मेंस प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 2 times of the rent in case of premises let for residential purpose at the rate of 3 times if वो premises commercial purpose के लिए है तो, और 3 times, मान लो किसी टेनेंट के अगेंस्ट में ऑर्डर पास हुआ था और उसको 3 महीने का टाइम दिया गया था कि आप खाली कर दें, लेकिन उसने खाली नहीं किया। अब मान लो अगर वो प्रीमाइसिस रेजिडेंशियल पर्पस के लिए ली गई है, तो जिस दिन से सर्टिफिकेट इशू हुआ है फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, उस दिन से उस रेंट का डबल भुगतान करना पड़ेगा। अगर वो प्रॉपर्टी कॉमर्शियल पर्पस के लिए है तो सर्टिफिकेट इशू होने की डेट से 3 times ज़्यादा रेंट भरना पड़ेगा। और अगर कोई ऐसी प्रमाइसिस है जो कि इमीडिएट पोजेशन की ऑर्डर था उसके लिए, इमीडिएट पोजेशन का सर्टिफिकेट था उसके लिए अंडर सेक्शन 16, तो उस केस में भी हमें 3 times रेंट पे करना पड़ेगा। तो ये आपको 3 times 2 times वाला फंडा याद रखना है। रेजिडेंशियल पर्पस 3 times, कॉमर्शियल पर्पस, रेजिडेंशियल पर्पस 2 times, कॉमर्शियल पर्पस 3 times, और इमीडिएट पोजेशन 3 times। ये आपको बात याद रखनी है। The rent tribunal shall conduct the execution proceeding in relation to the final order, कर सकती है, and any other order passed in this act in summary manner and dispose of the application for the execution made under this section 45 days के अंदर अंदर इस एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग को हमें खत्म करना पड़ेगा। यहाँ तक की बात क्लियर है। 45 डेज का टाइम मिलेगा इसके अंदर। बात करें आगे एक्सप्लेनेशन की। Filing an appeal or other proceeding against the order of issue of certificate for recovery of the possession or immediate possession will not save the tenant borne his liability to pay men's profit भरना पड़ेगा at the rate specified under subsection 3। क्या था? 2 times अगर रेजिडेंशियल है, 3 times अगर इमीडिएट पोजेशन है और कॉमर्शियल है, unless specifically ordered otherwise by the appellant tribunal or court before such an order is under challenge, or if the order of issue of the recovery certificate is finally maintained, the tenant shall be liable to pay men's profit at the rate of चाहे कोई भी स्थिति हो, जो डिफॉल्टर टेनेंट है उसको कितना पे करना पड़ेगा? 2 times ऑफ रेंट अगर वो प्रॉपर्टी किस में है, रेजिडेंशियल पर्पस में। 3 times ऑफ रेंट अगर वो प्रॉपर्टी किस में है, कॉमर्शियल और इमीडिएट
पोजेशन का सर्टिफिकेट होल्ड करी हुई प्रॉपर्टी है। तो यहाँ तक ये बात क्लियर है। सेक्शन नंबर 21, क्या कहता है? प्रोसीजर एंड पावर ऑफ द रेंट ट्रिब्यूनल एंड अपेरेंट रेंट ट्रिब्यूनल। रेंट ट्रिब्यूनल और अपेरेंट रेंट ट्रिब्यूनल के क्या प्रोसीजर है, क्या उनकी पावर है, वो हम देखेंगे सेक्शन 21 के अंदर। देख लेते हैं। In every case before the rent tribunal and appellate rent tribunal, the evidence of a witness shall be given by affidavit। जो भी एविडेंस दिए जाएंगे इन दोनों बॉडीज के समक्ष एफिडेविट से दिए जाएंगे। और द रेंट ट्रिब्यूनल और अपरेंट रेंट ट्रिब्यूनल वेयर इट अपीयर टू इट दैट it is necessary in the interest of justice to call a witness for examination or cross examination, and such witness can be produced, may order attendance of the examination or cross examination of such witness। हालांकि जो विटनेस की अपीयरेंस होगी थ्रू एफिडेविट होगी, लेकिन अगर रेंट ट्रिब्यूनल या अपरेंट रेंट ट्रिब्यूनल को ऐसा लगता है फॉर द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, तो वो उन विटनेस को प्रेजेंट होने का आदेश भी दे सकते हैं। अब चाहे वो कोई सी भी प्रोसीडिंग हो, क्रॉस एग्जामिनेशन की प्रोसीडिंग हो, एग्जामिनेशन की प्रोसीडिंग हो, कोई भी प्रोसीडिंग हो। यहाँ तक की बात क्लियर है। The document filed before the rent tribunal by the petitioner shall be distinctly marked by him, exchange 1, 2, and so on, and red ink, and the document filed by the respondent shall be similarly distinctly marked XHA1, A2. As soon as in red ink and in affidavit, document shall be referred by these exhibit marks and signature on other part of the document referred to the affidavit shall be distinctly marked by the party filling the document as A to B, C to D, and so on। मतलब अगर कोई पेटिशनर फाइल कर रहा है तो उसको अपने हर एक पेपर पे एग्जिबिट 1, एग्जिबिट 2 और जितने भी पेपर है उनके ऊपर लिखना पड़ेगा। और अगर कोई रिस्पोंडेंट कर रहा है तो वो लिखेगा एग्जिबिट A1, एग्जिबिट A2 एंड सो। यहाँ तक, और कौन से पेन से लिखेंगे? लाल पेन से लिखेंगे। यहाँ तक की बात क्लियर है। आगे देखते हैं। क्लॉज 3, the rent tribunal and the appellate rent tribunal shall not be bound by the procedure laid down by the CPC। कोई भी रेंट ट्रिब्यूनल और कोई भी अपील रेंट ट्रिब्यूनल सीपीसी के प्रोविजन से बाध्य नहीं है, लेकिन बट शैल बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल से वो बाध्य हैं। गाइडेड है, बाध्य नहीं, गाइडेड है। एंड सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और रूल्स मेड देयर अंडर, एंड शैल हैव पावर टू रेगुलेट देयर ओन प्रोसीजर। उनके अपने अलग क्षेत्राधिकार दिए गए हैं, सीपीसी से वो बाउंड नहीं। यहाँ तक की बात क्लियर है। एंड फॉर द पर्पस ऑफ डिस्चार्जिंग देयर फंक्शन अंडर दिस एक्ट दे शैल हैव द सेम पावर इन्वेस्टेड इन द सिविल कोड। उनके पास किसकी तरह की पावर है? सिविल कोड की पावर है, जो कि कहाँ मेंशन है? सीपीसी के अंदर मेंशन है। यहाँ तक की बात क्लियर है। और वो कब होगी? जब वो कोई ऐसा सूट सुनेंगे या कोई ऐसी अपील सुनेंगे जो कि कौन से मैटर से संबंधित होंगे, वो भी देख लेते हैं। कोई भी ऐसे मामलों से संबंधित अगर मैटर आ गए किसी रेंट ट्रिब्यूनल के पास या किसी अपरेंट रेंट ट्रिब्यूनल के पास, तो उस केस में रेंट ट्रिब्यूनल या अपरेंट रेंट ट्रिब्यूनल के पास किसकी पावर आएगी? सीपीसी की पावर आ जाएगी। अब वो कौन कौन से मैटर होंगे देख लेते हैं। समनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एग्जामिनेशन ओथ। अगर किसी आदमी को एग्जामिनेशन के लिए बुलाना हो, उस केस में सीपीसी की तरह पावर आ जाएगी। किसी डॉक्यूमेंट को मंगवाना हो, उसके लिए आ जाएगी। रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, किसी डिसीजन को रिव्यू करना हो, उसके लिए आ जाएगी। इशूइंग कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस और डॉक्यूमेंट, किसी डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करने के लिए, किसी विटनेस को एग्जामिन करने के लिए उसके ऊपर कमीशन बनाया जाएगा, तो सीपीसी के तहत काम किया जाएगा। डिसमिशन पेटिशन फॉर डिफॉल्ट ऑफ डिसीजन एक्स पार्टे,
एक्स पार्टी डिसीजन देना है तो सीपीसी की तरह काम किया जाएगा। किसी मामले को सेटिस्फाइड करना हो, डिसमिस करना हो तो हो जाएगा। ब्रिंगिंग लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑन रिकॉर्ड तो हो जाएगा। एनी अदर मैटर में बी प्रिस्क्राइब, किसी अन्य मामलों में भी क्या होगा, सीपीसी की पावर उसको दी जाएगी। किसको? रेंट ट्रिब्यूनल को और अपरेंट रेंट ट्रिब्यूनल। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब द रेंट ट्रिब्यूनल शैल नॉट ग्रांट एनी एडजॉर्नमेंट विदाउट रिटर्न एप्लीकेशन एंड रिकॉर्डिंग द रीजन देयर ऑफ इन राइटिंग। रेंट ट्रिब्यूनल अपनी मर्जी से एडजॉर्नमेंट नहीं दे सकता जब तक कि सामने वाली पार्टी ने उसको एप्लीकेशन ना दी। ये बात समझ में आ गई है? रेंट ट्रिब्यूनल अपनी मर्जी से एडजॉर्नमेंट नहीं देगा। यहाँ तक की बात क्लियर है? Any proceeding before rent tribunal or apparent rent tribunal shall be deemed to be judicial proceeding within the meaning of section 193 228 of and for the purpose of 196 of IPC, and rent tribunal appellant tribunal shall be deemed to be civil court for the purpose of section 195 of CRPC। मतलब कोई भी प्रोसीडिंग रेंट ट्रिब्यूनल की, अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल की क्या मानी जा सकती है? आईपीसी के 196, 193 और 228 के अंतर्गत, और सीआरपीसी के सेक्शन 195 के अंतर्गत। आपको सिर्फ ये सेक्शन याद रखने हैं, आईपीसी के 196, 228, 193 और सीआरपीसी का 195। ये आपको यह बात याद रखनी है। सेक्शन 21A, अभी हमने पढ़ा था रेंट ट्रिब्यूनल की पावर्स, अब हम पढ़ेंगे रेंट अथॉरिटी की पावर्स। दोनों अलग अलग होती है, मिक्सअप मत कर देना। और ये भी कब आया था? 2017 में आया था। The provision contained in section 21 with regard to the procedure and power of rent tribunal shall mutatis mundis be applicable to rent authority while entering hearing, deciding petition or application presented, or with respect to the information furnished to him, as if the word rent authority has substituted from the word rent tribunal। मतलब वही सेम पावर होगी जो एक रेंट ट्रिब्यूनल की होती है, और रेंट ट्रिब्यूनल को अब शिफ्ट करके, सब्सिट्यूट करके क्या कर दिया गया है? रेंट अथॉरिटी कर दिया गया। यहाँ तक की कोई बात दिक्कत नहीं है, आगे देख लेते हैं। मॉडल फॉर्म्स, और ये आज के सेशन का आखिरी सेक्शन होगा और हमारा चैप्टर नंबर 5 आज खत्म हो जाएगा। मॉडल फॉर्म्स, every petition, every appeal so far as possible shall be in model form specified in schedule A, schedule B। मतलब कोई भी पेटिशन या कोई भी अपील जो कि हम समक्ष करते हो रेंट ट्रिब्यूनल के, रेंट ट्रिब्यूनल के इस एक्ट के अंदर, तो वो किस तरीके से की जाएगी? जो कि हमें मेंशन है शेड्यूल ए और शेड्यूल बी के अंदर, उसी तरीके से उसी फॉर्मेट में की जाएगी। और एवरी रिकवरी सर्टिफिकेट शैल बी मॉडल फॉर स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी। अगर हम बात करें रिकवरी सर्टिफिकेट की तो वो होगा शेड्यूल सी के अंदर, और अगर हम बात करें पेटिशन और अपील की तो वो होगा शेड्यूल ए और शेड्यूल बी के अंदर। उसी तरीके से करना है जो इन शेड्यूल में दे रखी है। यहाँ तक की बात क्लियर है? आज हमने डिस्कस किया है चैप्टर नंबर 5, जिसके अंदर हमने सेक्शन नंबर 13 से लेकर सेक्शन नंबर 22 तक कवर अप किया है। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए लेक्चर लेने में टाइम लग गया है। लेकिन अगर बाद में तबीयत ठीक रही तो मैं आपका लेक्चर बिल्कुल टाइम से लूँगा, लेकिन छोड़ूंगा कुछ भी नहीं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।